नमस्कार। तो आप सुन रहे हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी वसीयत। जिस समय मैंने कमरे में प्रवेश किया, आचार्य चूड़ीमणि मिश्र आंखें बंद किए हुए लेटे हुए थे और उनके मुख पर एक तरह की ऐंठन थी जो मेरे लिए नितांत परिचित सी थी, क्योंकि क्रोध और पीड़ा के मिश्रण से ऐसी ऐंठने उनके मुख पर अक्सर आया जाया करती थी। वह कमरा ऊपरी मंजिली पर था और वह अपने कमरे में अकेले थी। उनका नौकर बुधई मुझे उस कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। आचार्य चूड़ीमणि की गणना जीवन में सफल और संपन्न और सुखी व्यक्तियों में से की जानी चाहिए, ऐसी मेरी धारणा थी। दो पुत्र लालमणि और नीलमणि। लालमणि देवरिया के स्टेट बैंक की शाखा का मैनेजर था और नीलमणि लखनऊ के सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी था। 3 लड़कियां थी, सरस्वती, सावित्री और सौदामिनी। सरस्वती के पति श्री ज्ञानेंद्रनाथ पाठक इलाहाबाद में PWD के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे। सावित्री के पति श्री जय नारायण तिवारी की सुल्तानपुर में आटे की और तेल की मिलें थी और सौदामिनी के पति सजीवन पांडे सेना में कर्नल थे और मेरठ छावनी में नियुक्त थे। आचार्य चूड़ीमणि का और मेरे साथ करीब 40 वर्ष का पुराना रिश्ता था। एक दिन हम दोनों हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में नियुक्ति हुई थी। आचार्य चूड़ीमणि रीडर बनी थी और मैं लेक्चरर बना था। उनके अथक परिश्रम और अटूट निष्ठा तथा अडिंग संयम का ही परिणाम था कि वे विश्व में भारतीय दर्शन के विशेषज्ञ माने जाते थे। प्रकांड पांडित्य के ग्रंथों से लेकर BA की पाठ्य पुस्तकों तक अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी। न जाने कितनी कमेटियों के वह सदस्य थे। हर एक विश्वविद्यालय उन्हें यहाँ परीक्षक बनाकर को धन्य समझता था। साथ ही बड़े कट्टर किस्म के ब्राह्मण भी थे। और तो और वे मेरे घर की बनी हुई चाय तक उन्होंने कभी नहीं पी थी। महीनों उन्हें वाराणसी के बाहर रहना होता था और वे सत्तू, दूध, फल और अपने घर में बनी हुई मठरी या लड्डुओं के हफ्तों तक काम चला लेते थे। वाराणसी के लंका मोहल्ले में उन्होंने 2 मंजिला मकान खरीद लिया था। उसी में वह रहते थे। उनकी पत्नी तथा उनके पुत्रों ने उनसे कितना आग्रह किया कि वे कहीं खुली जगह में कोई कोठी बनवा ले, लेकिन उन्होंने कतई इनकार कर दिया। गर्मी में 2 बार और जाड़ों में 1 बार नित्य गंगा स्नान करके पूजा करना नियत सा था। जनवरी का प्रथम सप्ताह था। उस समय गंगा स्नान करके लौटे। उन्हें कुछ ज्वर समा उनकी पत्नी जसुमा देवी की परंपरा के अनुसार लखनऊ में अपने छोटे पुत्र के यहाँ थी। उन्होंने नौकर बुधई के ऊपर उनकी देखभाल करने का पूरा भार था। दोपहर के समय जब उन्हें बस्तियों में बहुत दौड़ मालूम हुई, उन्होंने वैद्यराज धन्वंतरी शास्त्री को बुलाया। वैद्यराज ने नब्ज देखकर दौड़ा बुलाया। निदान था कि सर्दी लग गई पर ठीक हो जाए। दूसरे दिन जब बुखार तेज हुआ तो उन्हें डॉक्टर को फिर बुलाया। डॉक्टर ने देखा कि उन्हें निमोनिया हो गया है। दोनों फेफड़े जकड़ गए। उनको दवा दी गई। बीमारी के चौथे दिन आचार्य चूड़ीमणि ने बुधई को भेजकर मुझे बुला लिया था। थोड़ी देर तक मैं उनकी चारपाई के सामने खड़ा रहा कि वे आंखें खोली। फिर हार कर मुझे ही बोलना पड़ा, गुरुदेव, आपका शिष्य जनार्दन जोशी आपकी सेवा में उपस्थित है। मेरा इतना कहना था कि आचार्य चूड़ीमणि ने अपनी आंखें खोल दी। जनार्दन, मेरा अंत समय आ गया है। तुम मेरे सबसे अधिक निकट से रहे हो, तो तुम्हें बुला भेजा। मैंने आचार्य चूड़ीमणि की बीमारी के संबंध में लालमणि से सब कुछ नीचे ही सुन लिया था, जो देवरिया से 1 घंटा पहले ही आ गया था। आचार्य चूड़ीमणि का तार पाकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, गुरुदेव, यह संसार असार है और यह शरीर नश्वर है।
आदेश है कि मेरा अंत्येष्टि संस्कार वही कर सकता है जो यज्ञोपवीत धारण किए हो, जिसके सिर पर शिखा हो। यदि मेरे ज्येष्ठ पुत्र में यह शर्त नहीं होती तो नीचे लिखी नामों की तालिका के अनुसार प्राथमिकता के क्रम पर यज्ञोपवीत और शिक्षा धारण करने वाला ही मेरा अंत्येष्टि संस्कार कर सके। मैं पढ़ते पढ़ते रुक गया। तुम्हारी चोटी मोटी है कि नहीं? यह यज्ञोपवीत पहनते हो या नहीं? कुछ अलझन के भाव से उन्होंने कहा, चुटिया रख के कहीं स्टेट बैंक की मैनेजरी होती है और जनेऊ हर दूसरे तीसरे दिन नीला हो जाता है, तो हमने पहनना ही छोड़ दिया। तब तो 50,000 गए हाथ से। तुम अंत्येष्टि संस्कार के योग्य नहीं। तुम्हारे पास नीलमणि का नंबर है, उनकी भी ना चोटी है ना जनेऊ। ये जो तीसरे नंबर पर हमारा चचेरा भाई है, जगपति मिश्र, राज ज्योतिषी है, निहायत झूठा और आवारा है। ग्राहकों को फंसाने के लिए इसकी एक बलिष्ठ की चोटी लहराती है और छोटी कस्में खाने के लिए मोटा सर्जन। जगपति मुझसे भी एक बार 5 रुपए ऐड ले गया था, तो मैंने यह सोचकर कहा, लालमणि हमारी सलाह मानो तो तुम किसी नाई की दुकान पर तत्काल मशीन से अपने बाल छाट लो, तो चौथाई या आधी इंच की चोटी निकल ही जाएगी। और वहां से लौटते हुए एक जनेऊ भी लेते आना। मेरी बात सुनते ही लालमणि तीर की तरह बाहर निकला। लालमणि के जाने के बाद मैंने वसीयत का दूसरा अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ीमणि मिश्र चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु की सूचना तार या टेलीफोन द्वारा मेरी पत्नी जसोदा देवी, मेरे पुत्र लालमणि तथा नीलमणि, मेरी पुत्रियां सरस्वती, सावित्री और सौदामिनी तथा मेरे भतीजे जगपति, श्रीपति और लोकपति को दे दी जाए। अन्य सगे संबंधियों को सूचना देने की कोई आवश्यकता ही नहीं। इन समस्त कुटुंब वालों की प्रतीक्षा 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक की जाए। इसके बाद मणिकर्णिका घाट पर मेरे शरीर का दाह संस्कार हो। मेरे 10वें के दिन समस्त सगे संबंधियों की उपस्थिति में मेरी वसीयत का शेषांश पढ़ा जाए। अब मुझे आचार्य चूड़ीमणि मिश्र की वसीयत से दिलचस्पी आने लगी, लेकिन आचार्य की आज्ञा मुझे शिरोधार्य कर रही थी, इसलिए वसीयत के बहर मैंने अपनी जेब के हवाले की। आचार्य प्रवर का भौतिक शरीर पहले 24 घंटों में बिगड़ने न पाए, उसे यह इस बात की चिंता थी। सौभाग्य से लालमणि वाराणसी आ गया और करीब आधे घंटे बाद वह चौथाई इंच लंबी चोटी धारण किए हुए नाई की दुकान से घर वापस आ गया। इस समय उसके कंधे पर एक मोटा सा जनेऊ लहरा रहा था। मैंने वसीयत का दूसरा अनुच्छेद उसे सुनाकर आदेश दिया कि वसीयत में बताए लोगों को तार या टेलीफोन से खबर कर दो। मेरे चचेरे भाई के परिवार को बुला लिया और एक सिल्ली बर्फ भी मंगवाकर आचार्य प्रवर के शरीर पर उस पर रखवा दिया जाए। दूसरे दिन सुबह 9 बजे आचार्य जी की शव यात्रा मणिकर्णिका घाट के लिए रवाना हुई। मैं सुबह 7, साढ़े 7 बजे जाऊंगा। कितनी शानदार शव यात्रा! आचार्य चूड़ीमणि! मैं तो दंग रह गया था। वाराणसी के सभी धर्माक्ष और पंडित सम्मिलित थे उसमें। शर्मा शर्मो कुछ नेता भी आ गए। जगपति की आपत्तियों के बावजूद आचार्य की कृपाल क्रिया उनके ज्येष्ठ पुत्र लालमणि ने की, अपनी चोटी और यज्ञोपवीत के बल। 10वें के दिन जब घर शुद्ध हो गया, मैं आचार्य की वसीयत लेकर उनके घर गया। उनके सब परिवार वाले तथा सगे संबंधी भी आ गए। नीचे वाले कमरे में लोग एकत्र हुए। एक और स्त्रियां थी, आचार्य की पत्नी जसोदा देवी, लालमणि की पत्नी नीलजा मिश्रा और नीलमणि की पत्नी मधुरिमा मिश्रा। दोनों के ही बाल बांध, दोनों ही अंग्रेजी मिश्रित हिंदी में बात करने वाले। आचार्य की पुत्रियां सरस्वती और सावित्री भारती की प्रतिमूर्ति लेकर सौदामिनी अपनी भाभीजों के 21 निकलती हुई। दूसरे और पुरुष थे आचार्य के पुत्र लाल
मिश्र या श्रीपति मिश्र और लोकपति मिश्र, बुधई सब लोगों के पान पानी की व्यवस्था कर रहा था। वह उस समय तथा अत्यधिक गंभीर था। आचार्य चूड़ीमणि के आदेश का पालन करते हुए मैंने उनकी वसीयत का शेषांश अपने घर पर नहीं पढ़ा था। यद्यपि उसे पढ़ने की इच्छा बहुत हुई थी। मैंने वसीयत पढ़ना आरंभ किया। 2 अनुच्छेदों में लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो सब हो चुका था। अब मैं तीसरे अनुच्छेद पर आया तो इस प्रकार था। मैं चूड़ीमणि मिश्र आदेश देता हूँ कि मेरा दाह संस्कार करने वाले व्यक्ति की पत्नी सूतक हट जाने के बाद 6 महीने तक नित्य प्रति सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई अपने हाथ से बनाकर उन्हें भोजन कराई। उसी समय लालमणि की पत्नी नीरजा मिश्र ने टमक कर कहा, जाड़ी में सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई बनावे, मेरी बला, बूढ़े की सनक पर मैं अपनी जान नहीं दे सकती। मैंने नीरजा मिश्र की बात अनसुनी करते हुए तीसरे अनुच्छेद का शेषांश पढ़ा। यदि वह स्त्री इससे इनकार करती है तो क्रमानुसार यह काम मैं दूसरी वधू और इसके बाद अपनी 3 लड़कियों के हाथ में सौंपता हूँ। इसके लिए उस स्त्री के लिए 25,000 रुपए की रकम निश्चित करता हूँ। एकाएक मुझे मधुरिमा मिश्र की भारी और मोटी आवाज सुनाई दी, पिताजी का आदेश वेदवाक्य है मेरे लिए। जी नहीं करती तो ना करे, मैं उनकी इच्छा पूर्ति करूंगी। नीरजा एकाएक तड़प उठी, बड़ी इच्छा की पूर्ति करने वाली होती हो। जिंदगी में कभी रसोई बनाई भी है या अब बनाओगी? लखनऊ में बोरों से बना खाना बनाकर खाती हो। मैं तो अक्सर अपने घर में रसोई खुद ही बना लिया करती हूँ। जहाँ 6-7 आदमियों की रसोई बनाती हूँ, वहाँ 11 आदमियों की रसोई भी बना लिया करूंगी। कुल 6 महीने की तो बात है। और नीरजा ने मुझसे पूछा, यह तो नहीं लिखा कि गर्म पानी से स्नान ना किया जाए? मुझे कहना पड़ा, यह शर्त लगाना वह भूल गए। नीरजा ने ताली बजाते हुए कहा, तो फिर मुझे यह स्वीकार है। अब आगे बढ़िए। मधुरिमा मिश्र अपनी जेठानी को कोई कड़ा उत्तर देना चाहती थी कि नलमणि बोल उठा, ठीक है, यह अधिकार भाभी जी का है। वैसे भाभी जी का मधुरिमा पर आक्षेप अनुचित है। मधुरिमा ने 50-50 आदमियों का भोजन अकेले अपने हाथ से बनाया है। भाभी जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। मैं अपने शब्द किसी हालत में वापस नहीं ले सकती, नीरजा ने चीख कर कहा। लेकिन वहां रे लालमणि, उसने उठकर कहा, मैं नीरजा के लिए शब्द वापस लेता हूँ। अब आप आगे पढ़िए। बात और आगे ना बढ़े, मैं वसीयत पढ़ना आरंभ किया। अनुच्छेद 4 इस प्रकार है, मैं चूड़ीमणि मिश्र अपनी पत्नी जसोदा देवी से जीवन भर परेशान रहा। अत्यंत आलसी, चटोरी और लापरवाह स्त्री है यह। मैंने तो दाल भात और सत्तू खाकर जीवन बिता दिया, लेकिन ये हरामजादी मुझसे छिपाकर प्राय नित्य ही रबड़ी, मलाई और मिठाई खाती है। तभी जसोदा देवी ने चिल्लाकर कहा, हाय राम, यह सब लिखा है इस बुढ़े ने। ऐसे खाबोस आदमी के पल्ले मैं पड़ गई। इस नर्क में मुझे जगह ना मिलेगी। घर वालों को सताकर जमादात इकट्ठा करती, नाश हो इसका। इसी में लालमणि और नीलमणि ने एक साथ अपनी माता को डांटा, अम्मा, पिताजी को गाली मत दो। हाँ जोशी जी, आप आगे पढ़िए। मैंने चौथे अनुच्छेद का शेषांश पढ़ा। मेरी मृत्यु के बाद इस राण को मेरे पुत्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो अपने जोरुओं के गुलाम हैं। ये मेरी पुत्र वधुएं इसे भूखा मार देंगी और इसकी बिगड़ी हुई आदतों के कारण इसे भयानक कष्ट होगा। इसलिए मैं जसोदा के नाम 2 लाख रुपए छोड़ता हूँ, जिसके ब्याह पर मजे में जिंदा रह सकती है। मैंने चौथा अनुच्छेद भी समाप्त किया कि स्त्रियों के कक्ष में हंगामा सा खड़ा हो गया। जसोदा देवी हाय लालमन के पिता कहकर धड़ाम से जमीन पर लेट गई और अन्य स्त्रियों ने उन्हें घेर लिया। 10 सेकंड बाद उन्होंने रोना आरंभ कर दिया।
तुम तो स्वर्ग चले गए, लालमन के पिता हमें इस नर्क में छोड़ गए। हमें क्षमा करो जो हमारे अनजाने में हमसे अपराध हो गया है। हाय लालमन के पिता। और उन्होंने अपनी छाती पीटना आरंभ कर दिया। मैंने समस्त साहस बटोरकर कड़े स्वर में कहा, यह सब कारण बाद में कीजिए, अभी तो वसीयत पड़ी जा रही है। और जसोदा देवी की पुत्रियों ने उन्हें जबरदस्ती चुप कराया। मैंने अब 5वां अनुच्छेद पढ़ना आरंभ किया। मैं चूड़ीमणि मिश्र अपनी पुत्री सरस्वती के पत्नी ज्ञानेंद्र नाथ पाठक से अत्यधिक खिन्न हूँ। यह हफ्ता पहले मैंने यह खबर पढ़ी थी कि ज्ञानेंद्र नाथ पाठक के विरुद्ध 5 लाख रुपए की गबन की इंक्वायरी की मांग उठाई गई है असेंबली में। इसका अर्थ यह है कि ज्ञानेंद्र नाथ पाठक बेईमान और रिश्वतखोर है। ज्ञानेंद्र नाथ पाठक की और सब लोगों की निगाहें उठ खड़ी हुई और सहसा ज्ञानेंद्र नाथ पाठक भी उठ खड़े हुए। यह बूढ़ा हमेशा क्या बदमिजाज और बस जवान रहता है। मरने के पहले पागल भी हो गया था और उन्होंने अपनी पत्नी सरस्वती को आज्ञा दी, चलो इस घर में मेरा दम घुट रहा है, अभी चलो। सरस्वती भी उठ खड़ी हुई, लेकिन सावित्री और सौदामिनी ने सरस्वती का हाथ पकड़ लिया। पहले पूरी बात तो सुन लो। दूसरी ओर पुरुषों ने ज्ञानेंद्र नाथ पाठक का हाथ पकड़कर बैठाया। नीलमणि ने मुझसे कहा, हाँ जोशी जी, 5वां अनुच्छेद पढ़िए। मैंने 5वां अनुच्छेद पूरा किया और अगर ज्ञानेंद्र नाथ पाठक पर इंक्वायरी बैठ गई तो बहुत संभव है इसकी नौकरी जाती रहे, इसे शायद सजा भी हो जाए। इस सब में इसके पाप की कमाई भी नष्ट हो सकती है, इसलिए मैं सरस्वती के लिए 1 लाख रुपया छोड़ता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। ज्ञानेंद्र नाथ पाठक चुप बैठे छत की ओर देखने लगे और सरस्वती सुबक रही थी। जसोदा देवी ने सरस्वती के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, इनकी तो आदत ही है, ऐसी ही है। मैंने अब वसीयत का 6वां अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी दूसरी लड़की सावित्री से हमेशा संतुष्ट रहा हूँ। अत्यंत सुशील और विनम्र रही है। यह भगवान की भी इस पर कृपा है। इसके पति जय नारायण तिवारी का ऊंचा बड़ा कारोबार है। आटे की मिल, तेल की मिल और अब यह शक्कर की मिल भी खोल रहा है। सावित्री और जय नारायण को शत शत आशीर्वाद। मैं चुप हो गया। तभी मुझे जय नारायण तिवारी की आवाज सुनाई दी, वसीयत के अनुसार हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं? यह तो उन्होंने लिखा ही नहीं है। 6वां अनुच्छेद समाप्त हो गया, लेकिन आशीर्वाद ही दिया है उन्होंने। अब सावित्री ने रो रो कर कहना आरंभ किया, पिताजी हम लोग इससे जलते हैं, हमारी संपन्नता का बखान करते रहते हैं। उन्हें क्या पता कि इस साल हमें 2 लाख रुपए का घाटा हुआ है। जय नारायण तिवारी ने सावित्री को डांटा, क्यों घर का कच्चा चिट्ठा खोल रही हो? घाटा हुआ है तो हमें कोई हरामजादा इस घाटे को पूरा कर देगा क्या? कर्नल संजीवन पांडे ने कड़े स्वर में कहा, तिवारी जी, गाली वाली देना हो तो अपने मजदूरों और महत्तों को देना, यहाँ दोगे तो मुंह तोड़ दिया जाएगा। मैंने सब लोगों का हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, पहले वसीयत समाप्त हो जाए तब ये आपस में लड़िए झगड़िए। काफी चाव के बाद सब लोग शांत हो गए। मैंने जब 7वां अनुच्छेद पढ़ा, मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी छोटी लड़की सौदामिनी का मुंह नहीं देखना चाहता। यह मेरे नाम को कलंकित कर रही है। बाल कटे हुए हैं, अंग्रेजी में बात करती है। मुझे बताया गया है कि कभी कभी सिगरेट और शराब भी पी लेती है। यद्यपि मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। मुझे पढ़ते पढ़ते रुक जाना पड़ा। सौदामिनी चीख पड़ी, यह सब छोटे जीजा जी की हरकत है। वे हमेशा पिताजी के कान भरते हैं, तभी पिताजी ने मुझे कभी यहाँ नहीं आने बुलाया। उसी समय मुझे सावित्री की चीख सुनाई दी, अरे उन्हें बचाओ, इस जीवन उनकी जान ले लेगा। अब मैंने पुरुषों की गैलरी की ओर देखा और मेरी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। कर्नल संजीवन पांडे जय नारायण तिवारी का गला पकड़े थे
और कह रहे थे, क्यों बे सुअर के बच्चे, हमारे यहाँ आकर स्कॉच भीख मांगता है और पीछे चुगली भी करता है। जयनारायण तिवारी गौ गौ की आवाज कर रहे थे। ज्ञानेंद्र पाठक और नीलमणि ने बड़ी मुश्किल से जयनारायण तिवारी को संजीवन पांडे के पंजे से छुड़वाया। मैंने कहा, आप लोगों को इस पवित्र अवसर पर इस तरह लगना झगड़ना शोभा नहीं देता। इससे आश्चर्य की दिव्यंत आत्मा को कलेश होगा। पहले मैं पूरी वसीयत पढ़ लूं, अब आप आपस में एक दूसरे से निपटिएगा। अभी 7वां अनुच्छेद समाप्त नहीं हुआ है। सब लोग शांत हो गए। मैंने पढ़ना आरंभ किया, लेकिन इस समय मुझे लगता है इससे सौदामिनी के प्रति अन्याय हो गया है। एक प्रतिव्रता स्त्री को यह स्वीकार करना चाहिए कि वही सब कर रही है। मैं संजीवन पांडे को दोष नहीं दे सकता। फौज में बड़ा अफसर है। चीन की फौज से लड़ा, पाकिस्तान की फौज से लड़ा और सौभाग्य से जीवित बच गया। लेकिन मृत्यु की छाया उसके सिर पर मंडराती ही रहती है और इसलिए वह खुलकर मांस मंदिरा का सेवन करता है, खुले हाथ खर्चा करता है। पास में पैसा नहीं है। अगर वह मर जाएगा तो सौदामिनी और उसके बच्चों को भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इसलिए मैं 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था करता हूँ, जिसका ब्याज 8% की दर से 12,000 रुपये प्रति वर्ष यानी 1,000 रुपया महीना होगा। एकाएक सौदामिनी खिल उठी। धन्य हो पिताजी, तुम निश्चय स्वर्ग में जाओगे। और मैंने देखा कि संजीवन पांडे ने उठकर जय नारायण तिवारी को गले से लगाया। भाई साहब, मुझे क्षमा कीजिए, आपकी ही वजह से यह खबीस बुढ़े 1.5 लाख की रुपए हाथ लगी है। जैसे संजीवन पांडे को डांटा, तुमको शर्म नहीं आती जो अपने पिता तुल्य पूज्य आचार्य को खबीस बुढ़ा कह रहे हो? अच्छा, मैं 8वां अनुच्छेद पढ़ता हूँ। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी भतीजे जगपति मिश्र राष्ट्रीय ज्योतिषी की कष्टों से भली भांति परिचित हूँ। इसके पास कोई बैठक नहीं है, इसलिए ग्राहक खुद इसके यहाँ नहीं फंसता। इसे घूम फिर कर ग्राहकों को फंसाना पड़ता है। बावजूद अपने झूठ और आडंबर के यह अपना पेशा नहीं चला पा रहा है। अपने संकट मोचन के मकान के ऊपरी खंड में जगपति मिश्र को देता हूँ 1,000 रुपयों की रकम के साथ, जिससे वह अपना एक साइबन बोर्ड बनवा ले और टेलीफोन भी लगवा ले, अपने पेशे योग्य पीताम्बर आदि वस्त्र खरीद भी ले। जगपति मिश्र ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, हमारे लिए सिर्फ इतना ही? उत्तर नीलमणि ने दे दिया, पहले हैसियत तो बना लो, फिर लखनऊ आना। हाँ, जोशिनी की बड़ी पूछ है, तुम्हें काफी रकम पैदा करके देंगे। मुझे डांटना पड़ा, यह सब बातें बाद में, अभी तो वसीयत का कर्म चल रहा है। हाँ, तो 9वां अनुच्छेद इस प्रकार है। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे श्रीपति मिश्र को अत्यंत संतुष्ट हूँ। हाई स्कूल पास होने के बाद ही वह राजनीति में आ गया और राजनीतिक नेताओं की चमचागिरी करके वह खाने पर के लिए छटक लेता है। इसलिए उसे केवल इतने से संतोष कर लेना चाहिए। उसे स्वयं MLA या मिनिस्टर बनना चाहिए। मैं जानता हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, क्योंकि एक चुनाव में 50-60 हजार रुपयों का खर्चा है। मैं श्रीपति मिश्र के लिए 50,000 रुपयों की व्यवस्था भी करता हूँ, ताकि वह अगला चुनाव लड़ सके। अपनी मक्कारी, छल छपट और गुंडागर्दी के बल पर श्रीपति अपने प्रदेश का ही नहीं, भारतवर्ष का बहुत बड़ा नेता बनेगा। हर्षा तरीके से उमड़ते हुए, अपने आंसुओं को पोंछते हुए श्रीपति ने कहा, चाचा जी, आपने मेरे चरित्र पर जो लांछन लगाया है वह सरासर अपने भ्रम के कारण, लेकिन मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। मैंने अब 10वां अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे लोकपति मिश्र का आदर करता हूँ। वे नम्र, शिष्ट और अध्यायवासी या पंडित और अपने
अथक परिश्रम और अपनी योग्यता के बल पर ही वह संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य बन सका। मैं समस्त पुस्तकें उसे देता हूँ, जिसकी जल्दें बनवाकर वह मेरे मकान के नीचे खंड में एक अच्छा सा पुस्तकालय स्थापित कर सके। इसी मकान में वह आकर भी रहे और जसोदा का भी देखभाल करे। जसोदा की मृत्यु के बाद इस मकान के नीचे के खंड का स्वामी लोकपति मिश्र होगा। अगर जसोदा लोकपति के साथ ना रहना चाहे तो वह अपने पुत्र पुत्रियों के साथ वही दूसरे घर जगह रह सकती है। ऐसी हालत में जसोदा के जीवन काल ही में नीचे के खंड पर लोकपति का स्वामित्व भी हो जाएगा। पुस्तकों की जल्दें बंधवाने के लिए रैक खरीदने के लिए मैं 2000 रुपयों की व्यवस्था भी करता हूँ। लोकपति ने भूमि पर अपना मस्तक नवाकर कहा, चाचा जी का आदेश शिरोधार्य है, लेकिन जिल्द बधाई और रैकों के खरीदने के लिए यह रकम बहुत कम है। तभी मुझे लाल मणि की आवाज सुनाई दी, इसमें 1000-2000 जो लगे मुझसे ले लेना। 11वां अनुच्छेद इस प्रकार है, मैं चूड़ामणि मिश्र अपने सेवक बुधई से बहुत संतुष्ट हूँ, जो गत 20 वर्षों से मेरे अंत समय तक बड़ी लगन और बड़ी भक्ति के साथ मेरी सेवा करता है। भोजन यह मेरे यहाँ करता है, वस्त्र यह मेरे पहनता है, अपनी तनख्वाह यह पूरी की पूरी अपने घर बेच देता है। तो मैं आदेश देता हूँ कि मेरे समस्त वस्त्र सूती, रेशमी और ऊनी बुधई को दे दी जाए। भंडारघर में जितना भी अनाज, घी, चीनी है वे सभी बुधई को दे दिया जाए और मेरी ओर से 100 रुपये देकर उसे विदा कर दिया जाए। यदि मेरे कुटुंब का कोई व्यक्ति बुधई को अपने यहाँ नौकर रखना चाहे तो मुझे आपत्ति आपत्ति नहीं है। जसोदा देवी ने कड़क कर बुधई से पूछा, कितना सामान है भंडार में? बुधई ने हाथ जोड़कर कहा, 1 बोरा चावल, 1 बोरा गेहूं, 5 किलो चीनी, 1 मुंड गुड़, 1 टन घी और 1 कनस्तर सत्तू। दालें भी थोड़ी थोड़ी हैं। जसोदा देवी ने कहा, तेरी ही के दिन जो भोज होगा यह अनाज उसमें काम आ जाएगा। बुधई को कैसे दिया जा सकता है? मुझे बोलना पड़ा, भोज का प्रबंध लालमणि को करना पड़ेगा, जिन्हें यह सब के लिए 50,000 की रकम मिली है। लालमणि अगर चाहे तो अनाज बुधई से बाजार के भाव पर खरीद ले। लालमणि ने कहा, यह सब बाद में देखा जाएगा, अब आप वसीयत का शीर्षांश पढ़िए। 12वें अनुच्छेद की प्रतीक्षा में सभी लोग थे। इस प्रकार था, मैं चूड़ामणि मिश्र अपने मकान के रूप में अचल संपत्ति या बैंक में जमा 11 लाख रुपयों की चल संपत्ति का स्वामी हूँ। यह 11 लाख की रकम पिछले अप्रैल में मेरे नाम थी। ब्याज लगाकर यह रकम और भी बढ़ गई होगी। संभवतः इस राशि पर मृत्यु कर भी देना होगा। तो मृत्यु कर देने के बाद जो रुपया बचे उसमें से इस वसीयत में निर्धारित राशियां बांट दी जाए और जो बचे वह बराबर भागों में लाल मणि और नील मणि में वितरित हो जाए। मैंने कुछ रुककर कहा, वसीयत समाप्त हो गई, केवल एक फुटनोट है मेरे लिए अलग से, अगर आप कहे तो उसे भी पढ़ दूं। एक स्वर में से एक लोगों ने कहा, हाँ, उसे भी पढ़ दीजिए। फुटनोट इस प्रकार है, मेरे परम शिष्य जनार्दन जोशी, तुम्हारा उत्तरदायित्व केवल इस वसीयत को मेरे परिवार वालों को सुनाना होगा। इस वसीयत की रजिस्ट्री हो चुकी है जो अदालत में मौजूद है। तो जनार्दन, तुम इस वसीयत पर परिवार वालों के हस्ताक्षर लेकर अदालत में तत्काल जमा कर देना। जहां तक तुम्हारा संबंध है, तुम हमेशा भावनात्मक प्राणी रही हो। तुम्हें भौतिक दर्शन पर विश्वास नहीं रहा है। ना तुम्हें सौरल पढ़ा, ना चर्चावाक दर्शन पढ़ा है। एकमात्र वेदांत के तुम पंडित रही हो। मुझे तुम्हें कभी ईर्ष्या होने लगती है और कितना संतोष है तुम्हें। तुम्हारे मन में कितनी शांति है। मैं निसंकोच रहता हूँ, पर तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्थ रहे हो। मैं तुम्हें अपने अंतिम उपहार के रूप में अपना परम मित्र प्रिय तोता गंगाराम भेंट करता हूँ, जिसे मैंने अपने प्राणों की तरह पाला है।
जब तुम अदालत से इस वसीयत को जमा करके लौटना, तब बुधई से गंगाराम को ले लेना। मैंने घड़ी देखी, 10 बज चुके थे। मैं उठ खड़ा हुआ, अदालत खुल गई। मैं पूज्य गुरुदेव की आज्ञानुसार यह वसीयत वहां जमा करके वापस लौटता हूँ। अदालत में अधिक समय नहीं लगा। 12 बजे मैं लौट आया। बुधई ने तोते का पिंजरा मुझे थमा दिया। लंका से असंख्य घाट अधिक दूर नहीं है जहाँ मेरा मकान है। पिंजरा हाथ में लेकर मैं पैदल ही चल पड़ा। उस समय मेरे मन में परम संतोष था। आचार्य इतने संपन्न, इतने स्थिर बुद्धि के आदमी होंगे, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं इस पर सोचता मगन भाव से चल रहा था कि मुझे सुनाई पड़ा, तुम बुद्धू हो। मैं चौंक पड़ा। बिल्कुल साफ आवाज है। मैंने अपने अनुभव किया कि यह आवाज तोते के पिंजरे से आई है। इस आवाज को सुनकर मेरे विचारों में फलट आया। आचार्य ने लाखों रुपए उन लोगों को बांट दिए जिनसे वे बेहद नाराज थे, जिन्हें वे गालियां देते थे, लेकिन मेरे लिए उन्होंने एक पैसे की व्यवस्था ना की। आज मुझे आचार्य चूड़ीमणि पर कुछ झुंझुलाहट होने लगी। इस झुंझुलाहट के मूड में मैं तेजी से डग बढ़ाने लगा। तभी मुझे पिंजरे को से सुनाई पड़ता है, मैं पंडित हूं। बड़ी साफ आवाज, जैसे आचार्य चूड़ीमणि स्वयं बोल रहे हो। तो आचार्य एक मूल्यवान उपहार मुझे दे गए हैं। 80 घाट सामने दिख रहा है कि मुझे फिर सुनाई पड़ा, तुम बुद्धू हो। आसपास के लोग मुझे और मेरे हाथ वाले पिंजरे को देख रहे थे। मुझे लगा कि आचार्य चूड़ीमणि अपनी वसीयत में मुझे ठेंगा दिखाकर मेरा उपहास कर रहे हैं। मेरा अंदर वाला वेदांती ना जाने कहाँ गायब हो गया। मैं तेजी से अपने घर की ओर न मुड़कर गंगा जी की ओर चलने लगा। तभी पिंजरे से सुनाई पड़ता है, मैं पंडित हूं। सामने गंगा जी लहरा रही थी। मैंने आज मन करते हुए कहा, आचार्य तुम पंडित थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। मैं अपने घर की ओर चलने को उद्यत ही हुआ कि गंगाराम बोल उठा, तुम बुद्धू हो। जैसे सिर पर पैर तक आग लग गई हो मेरे। मैंने पिंजरे की खिड़की खोलते हुए कहा, मैं बुद्धू हूं, यह मानने से मैं इनकार करता हूँ। हे गंगाराम, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। मेरे कहने के साथ ही गंगाराम पिंजरे से उड़ गया और मैं घाट पर खाली पिंजरा छोड़कर घर की ओर चल दिया। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी संपत्ति के लालच में रिश्तों में आई दरारें को दर्शाती है। इस कहानी में चूड़ामणि मिश्र नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों, जिसमें उसकी पत्नी, 2 बेटे, 3 बेटियां शामिल है, द्वारा उपेक्षित है। जब वह बीमार पड़ते हैं तो वह अपनी संपत्ति की वसीयत करते हैं। वसीयत में वह अपने बेटे और बेटियों की संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा देते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से निराश होकर वे अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं देते। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे परिवार के सदस्य संपत्ति के लालच में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और कैसे चूड़ामणि मिश्र की मृत्यु के बाद उनके बच्चे उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। तो दोस्तों, यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।